हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ नंबर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ अनदर नंबर इस। यहाँ पे बात किया, हमारे पास कुछ एक नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर को। तो उन नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, तो उनको हम, अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है या फिर लो लेवल अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, बिट मास्किंग, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, मास्क। हम यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। समटाइम मास्क को ही क्या लिखा जाता है, हमारा बिट मास्क भी हम लिख देते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है कि जब भी आप किसी लो लेवल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भी मतलब डाटा को मैनिपुलेट करना है या फिर कोई भी बिट्स को अगर आपको चेंज करना है, अगर बिट आप चेंज कैसे करेंगे, मतलब कोई भी बाइनरी नंबर है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें सर आप बिट वाइज ऑपरेशन यूज़ करेंगे। बिट वाइज ऑपरेशन यूज़ करके आप क्या करेंगे, किसी भी डाटा को या फिर किसी भी बिट को आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम मैनिपुलेशन या फिर चेंज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, बिट बिट वाइज में अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। लाइक हम सर एंड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारे पास नोट ऑपरेशन होता है जिसको हम इन्वर्ट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो, पूछा जाता है कि जब हम बिट वाइज या फिर बिट मास की बात कर लेते हैं, तो वाई शुड बी यूज दिस, कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि ये एक हमारा पैटर्न होता है किसी भी बाइनरी डिजिट का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिर मैं ऐसे बोल सकते हैं कि सर इट इज़ यूज्ड टू चेक। ठीक है, आप किस चीज़ को चेक करेंगे, या फिर आप किस चीज़ को चेक कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हैं, कोई भी बाइनरी वैल्यू को, या तो आप किसी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, या तो किसी वैल्यू को आप क्लियर कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को टॉगल कर सकते हैं। अब टॉगल का मतलब क्या होता है, किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बिट मास्किंग, या फिर एज पर ऑप्शन देखा जाए तो बिट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सारी चीज़ें हम करते हैं कैसे हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, चलो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ, आपने क्या किया, आपने अपनी एक कोई भी वीडियो गेम है, लाइक जैसे मान लेते हैं पबजी वगैरह काफ़ी बच्चे खेलते हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने एक ठीक है पबजी गेम है, सपोज कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, पबजी गेम खेल रहे हैं, है ना। अब पबजी गेम के अंदर आपका होता है क्या है कि सर उसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस कैसे, मान लेते हैं ये आपका मोबाइल फ़ोन आ गया जहाँ पे आप पबजी गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे आपका ये करेक्टर आ गया, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अलग अलग मूवमेंट आप करवाते हैं। अब जब आप पबजी गेम खेलते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग बटन्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक जो आपका बटन है, ठीक है, ये बटन आपका मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। आपके पास क्या है, चार कंडीशंस हैं। तो चार कंडीशंस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका सबसे स्टार्टिंग का बिट आया, ठीक है। तो बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2 एंड बिट नंबर 3। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट बिट है ये बोलेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी मतलब कोई भी वेपन है आप उसको उठा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, किसी वेपन को आप उठा सकते हो। तो वेपन की जगह मैं यहाँ पे गन लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप बटन नंबर 0 प्रेस करोगे तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी गन को पिक कर सकते हो, है ना। इसके अलावा मैंने सेकंड बोल दिया कि जब आप सेकंड वाला 1 वाला जो बिट है अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 ये आ गया, 1 ये आ गया। तो 1 का मतलब है आप क्या कर सकते हो, किसी भी गन को फायर कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड नंबर वाला, इसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी हीलिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बंदूक से गोली लगी है किसी एनिमी से, तो आप यहाँ से हील कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको हील करेगा। और लास्ट वाला क्या कर लेते हैं, लास्ट वाला हम कर देते हैं कि आप दौड़ भी सकते हो, रन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आपके पास रन आ गया। अब देखो होता है क्या है कि जब आप गेम खेलते हो या फिर जब आप कोई भी कंप्यूटर की गेम खेलते हो, अभी यहाँ पे मैंने मोबाइल गेम इसीलिए एग्जांपल लिया ताकि आप ये चीज़ें रिलेट कर पाओ। अब मान लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में ये बच्चा था, कोई भी XYZ बच्चा था, इसने बोला था कि सर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या, जैसे मान लेते हैं
कि मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है शुरुआत में। तो उसने बोला कि सर मुझे गन मैं अपने मर्जी से उठाऊंगा, तो मैंने गन की वैल्यू ज़ीरो कर दी। ठीक है, क्योंकि इसको अपनी मर्जी से गन उठानी थी। बाय डिफ़ॉल्ट मत जो अपने आप गन उठा लेता था करेक्टर वो नहीं उठाएगा, जब ये सिलेक्ट करेगा खुद तब वो गन उठा पाएगा, तो ये मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। सेकंड उसने बोला कि सर मुझे हमेशा क्या रहना चाहिए, जो मेरा करेक्टर है वो हमेशा दौड़ता रहना चाहिए, तो दौड़ता रहना चाहिए मत, तो उसने क्या बोला जो उसका थर्ड नंबर वाली बिट थी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वन सेट करना पड़ेगा, तो उसको मैंने वन सेट कर दिया। देखो, जो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में बच्चा खेल रहा होता है या फिर जो करेक्टर बच्चा यूज़ कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उस वो क्या करता है अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है। उसके बाद हीलिंग, तो हीलिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी। जब वो चाहेगा या फिर जब उसके पास हीलिंग के लिए कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी मेडिकल किट या कुछ भी होगी तब वो हील कर पाएगा, तो वो जब उसके पास होगा तभी वो कर पाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हीलिंग ज़ीरो रहेगी। और गन फायरिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, मान लेते हैं ज़ीरो रहेगी। अगर उस बच्चे मतलब कि जब मैं चाहूँगा तभी गन फायर हो, मतलब एक तरीके से मैं वहाँ पे फायर करूँगा, अदरवाइज़ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट फायरिंग ऑन नहीं करनी है। तो ये क्या आ गया, ये मान लेते हैं ये एक हमारे पास बच्चा आ गया, मान लेते हैं अमन इसका नाम है। ठीक है, अमन ने क्या कर रहा है यहाँ पे गेम खेल रहा है और उसने क्या बोला कि सर मेरी जो गेम की सेटिंग है पबजी की मेरी ये है। तो अब क्या होता है कि अब अमन लग पड़ा अपना गेम स्टार्ट करने। ठीक है, अब गेम स्टार्ट करने लग पड़ा। अब यहाँ पे आ गया उसका एनिमी। ठीक है, एनिमी आ गया, तो अब अमन क्या करेगा, या फिर मान लेते हैं अभी अमन गेम्स खेल रहा था, स्टार्ट कर रहा था। तो अमन ने क्या किया, अमन पूरे जो भी उसका ग्राफिक वगैरह होते हैं, कहीं भी घूम रहा है कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको यहाँ पे दिखी एक बंदूक, अच्छी सी एक बंदूक दिखी उसको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप ऐसा समझ लेना कि इसको एक बंदूक दिखी। तो अमन गया बंदूक के पास, तो अब इसने क्या करना है, अब इसने गन को पिक करना है। तो जब ये गन पिक करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे चेक किया जाएगा, उस टाइम पे जो गेम होगी, ठीक है, गेम उसको चेक करेगी, किस चीज़ को चेक करेगी, कि अमन ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोला था, अमन ने बोला था कि जब मैं गन पिक करना चाहता हूँ, तो गन पिक मतलब कौन सा वाले बात कर रहा है, वो फर्स्ट वाली की बात कर रहा है, मतलब जो ज़ीरो है, ज़ीरो की चेक कर रहा है। तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, कि अमन अभी तक, जब तक अमन गन के पास चला गया पर जब तक ये इसको उठाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक गन नहीं उठेगी, है ना, ये अमन की क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद अमन ने क्या किया, अमन ने बोला कि सर मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठाना है। तो जैसे उसने उठाने के लिए क्लिक किया, उस टाइम पे क्या करती है गेम, गेम एक वेरिएबल, मतलब उसके पास भी कितना डाटा होता है, उसके पास भी 4 बिट का ही डाटा होता है। तो इसमें वो क्या कर देता है, बाद में वो अमन का जो गन वाला हिस्सा है उसको क्या कर देता है, उसको एज एन बिट वाइज ऑपरेटर के साथ वो क्या करता है, यहाँ पे उसको वन सेट कर देता है। ओके, तो जैसे वो वन सेट कर देता है तो अमन के पास अब क्या क्या परमिशन आ गई है। तो अमन के पास पहले सिर्फ रन की परमिशन वन थी, तो ये तो थी ही थी, बाकी हीलिंग की ज़ीरो रहेगी, गन की भी ज़ीरो रहेगी। और जहाँ पे अमन के पास पहले जो गन उठाने की वैल्यू ज़ीरो थी, अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन सेट हो जाएगी। कब सेट हो जाएगी, हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो जब भी ऐड करना है या फिर आपको कोई वैल्यू सेट करनी है, तो इसके लिए हम कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, ये डंडू सा होता है एक, है ना, बिटवाइज और का आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, एक जो सिंगल डंडा होता है हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है ज़ीरो और वन जब ये आपस में और ऑपरेटर परफॉर्म होगा, तो और में क्या होता है, जहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी वन सेट हो जाती है। लाइक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे गेम के अंदर बच्चे ने ये रखी थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपनी। तो इसको ले लेते हैं, ये कितने हमारे पास 1000। अगर इसका मैं और ऑपरेशन करवाऊँ किसके साथ, जो बच्चे ने वैल्यू अपनी चेंज करना चाहता है, कौन सा बिट वो चेंज करना चाहता है, फर्स्ट वाला बिट वो चेंज करना चाहता है। मतलब अभी वो क्या करना चाहता है, वो ऐड करना चाहता है, मतलब या फिर जो डाटा है उसको वो सेट करना चाहता है अपने गेम के अंदर। और बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, बाकी वैल्यू तो सर ज़ीरो ही रहेंगी। अब और ऑपरेटर क्या काम करता है, आप सभी को पता है और क्या करता है, दोनों जो बिट्स होती हैं उनको कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद अगर दोनों में से कोई भी अगर वैल्यू अगर यस है या तो अगर वो ट्रू है, और ट्रू का मतलब क्या होता है, वन, दोनों में से अगर कोई भी बिट, चाहे वो आपकी ऊपर वाली बिट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या बन गया हमारा, ये सर हमारा एक ओरिजिनल डाटा बन गया। किसका डाटा बन गया, अमन का, क्योंकि अमन ने गेम की शुरुआत में इसको सेट करके रखा था। अब ये क्या है, ये डाटा वो है जो अमन चेंज करना चाहता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर इट इज़ द मास्क बिट।
समझ आ गया कि मास्क बिट कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे ये लो लेवल प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। तो इसका मतलब है अमन ने क्या किया यहाँ पे, अब अपनी जो ओरिजिनल डाटा था उसको इसने क्या किया, सेट कर दिया। मतलब इससे क्या कर रहे हैं, हम डाटा को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। तो 0 1 से क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब अब अमन का जो डाटा है, जो पहले क्या था 1000 था, अब जब अमन गेम खेल रहा है तो वो डाटा अब किस में बदल जाएगा, वो डाटा बदल जाएगा हमारे पास 1001। इसका मतलब है कि सर जब अमन गेम स्टार्ट कर रहा था तो उसने बोला था कि सिर्फ मेरी क्या रहनी चाहिए, जो मेरी दौड़ने की जो एक तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मेरी सेट रहनी चाहिए, बाकी मुझे कोई भी सेट नहीं करना है। पर जब जैसे ही गेम स्टार्ट हुई, अमन ने देखा कि मेरा करेक्टर मेरा दौड़ तो रहा है, जो मेरा करेक्टर है वो अच्छे से दौड़ तो रहा है, पर जब मुझे गन उठाने के लिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आप उठाना चाहते हो कि नहीं उठाना चाहते हो, तो जैसे ही वो उसको यस करता है, यस करने का मतलब है कि उसके उस दौरान पे क्या होता है, बैक एंड पे इतनी फास्टली क्या होता है, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होती है उसको मास्क बिट के साथ क्या कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। मतलब पहले परमिशन नहीं थी, अब वो जैसे गया उसने यस बोला परमिशन के लिए, तो अब क्या हुआ, उसकी जो गन उठाने वाली जो परमिशन थी वो भी क्या होगी, उसको मिल गई। अब इस टाइम पे इसको कितनी परमिशन मिलेगी, तो आप खुद बताओ सर, उसके पास कौन सी परमिशन होगी ऑन। एक तो उसके पास सर दौड़ने वाली परमिशन ऑन होगी अपनी, दूसरी उसकी गन की जो परमिशन है, या फिर वो अब गन उठा सकता है वो परमिशन भी उसकी क्या होगी, हमारी ऑन होगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम बिट मैनिपुलेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, आई नो ये थोड़ी, आपको जो बच्चों ने गेम्स खेल ली हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं खेली हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे पबजी खेलते हैं, कई बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, पर जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं उन्होंने पबजी वगैरह खेली होती है। और पबजी में होता है क्या है कि आप बंदूकें वगैरह से एक दूसरे को फायर करते हो, बंदूकें उठाते हो, आपका करेक्टर रन करता है अलग अलग जगह से। तो वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं एक्चुअल में आपके सिस्टम के अंदर, जैसे एग्जीक्यूट होती हैं तो वो कैसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी का ही एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। ओके, कई बार आप क्या करते हैं, कई बार आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रखते हैं अपनी गेम्स में, जैसे होता है ना कोई जो बच्चे काफ़ी जिनको बोलते हैं प्रो गेमर वगैरह कुछ बोलते हैं उनके ना, तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी ऐसे ही वो सारी चीज़ें करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कुछ और सेट कर लेते हैं, बाद में अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन के साथ जो भी चीज़ें होती हैं आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। अब ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। डन। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो मैंने क्या किया, अभी मैंने जब डाटा को सेट किया या फिर डाटा को मैंने ऐड किया, तो मैंने कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ किया, तो आप बोलेंगे कि सर आपने और ऑपरेटर यूज़ किया। यही चीज़ एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि ऐसा कौन सा आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी डाटा को क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो ना, क्लियर कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकते हैं डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का मतलब क्या है कि हम उसको जो डाटा है उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डाटा को ऑन करते हैं, जैसे परमिशन हमने ऑन की थी, तो वैसे हम परमिशन ऑफ कर सकते हैं। तो परमिशन ऑफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो सर उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जो आपके मास्किंग है, ये आप कहाँ पे देखेंगे, अगर आपने आईपी एड्रेस पढ़ा है उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, सबनेट मास्क। ओके, सबनेट मास्क में भी आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का बहुत यूज़ करते हैं हमारे सबनेटिंग के अंदर। तो देखो कंप्यूटर में एक ही चीज़ें होती हैं पर उनको हम अलग अलग जगह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही आप लिखना, जैसे ऑन ऑफ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, डाटा क्लियर करने के लिए ये करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम डाटा को टॉगल भी कर सकते हैं। आप टॉगल आप समझते हो ना, टॉगल का मतलब है जैसे मान लेते हैं आपका पहला डाटा 1 था, या एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका डाटा था 1001, अब आपने इसको क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। तो टॉगल करने के लिए आपको कौन सा एक तरीके से यूज़ करना पड़ता है आपको, तो सर इसके लिए हमें एक्सोर, जो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर होता है, हमें उसका यूज़ करना पड़ता है ना। एक्सोर क्या करता है, एक्सोर बोलता है कि जहाँ पे आपका डाटा सिमिलर है वहाँ पे मैं 0 दूंगा, और डिसिमिलर के लिए मैं क्या कर दूंगा, 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसको टॉगल करना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 000 यहाँ पे कर देंगे। इससे क्या होगा, जहाँ पे सिमिलर डाटा है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे डिसिमिलर डाटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने क्या किया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, और 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। मतलब इसने क्या कर दिया, टॉगल कर दिया आपके बिट्स को। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करके कॉपी पे नोट कर लेना है।
बाकी पबजी वाले जो बच्चे हैं वो तो शायद कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा एग्जाम्पल है ना। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ जनरल पर्पज सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर डिजाइंड टू बी ऑपरेटेड बाई अ वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब ऐसे कौन से सिस्टम्स होते हैं जो बनाए ही जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूजर ही उन्हें ऑपरेट कर पाए। तो ईजी एग्जाम्पल है यहाँ पे, हम पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। बाकी पर्सनल कंप्यूटर मैंने आपको बता ही दिया, इनको हम सम टाइम क्या बोल देते हैं, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोल देते हैं। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है कि पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमेशा एक सिंगल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, तभी हम इसको सिंगल यूजर बोल देते हैं। इसके अलावा इसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी कम, मतलब एक तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम थोड़ी कम होती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी पूछा जाता है कि जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, टैबलेट हैं, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, चाहे आपके लैपटॉप्स हैं, चाहे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी आप बोल देते हैं, इसके अलावा आपके पर्सनल कंप्यूटर तो है ही हैं, इसके अलावा जैसे आप टैबलेट्स वगैरह बोल देते हैं, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो ये सर हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पीसी की बात कर लेते हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले एक शब्द का यूज़ किया था पर्सनल कंप्यूटर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने टर्म क्वाइंड की थी। ये एग्जाम में लिखा जाता है कि टर्म क्वाइंड, कौन सी टर्म क्वाइंड की थी उसने, पीसी। ओके, और ये कब की थी, ये हमारी 1981 की बात है। तो किस कंपनी ने बोला था कि पीसी हम आगे से कंप्यूटर को बोलेंगे, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे तो उनमें एक कंप्यूटर आएगा, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से हम बोलेंगे। तो पीसी किसने बोला था, ये हमारा आईबीएम कंपनी के द्वारा बोला गया था। और आईबीएम कंपनी की फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन के नाम से हम क्या करते हैं, इसको संबोधित करते हैं। तो छोटे पॉइंट है बट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये बन जाते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर आपको ये छोटे मोटे अगर पॉइंट आपको क्लियर हैं, तो इसके मिलते जुलते कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो वो सारे के सारे क्या वो हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे माइक्रो कंप्यूटर की बात हम कर ही रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमारे पास जो फर्स्ट कमर्शियल, एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे पास जो फर्स्ट कमर्शियल क्या था, सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर कौन था। ठीक है, बात की है फर्स्ट कमर्शियल था प्लस क्या था, वो माइक्रो कंप्यूटर था, है ना, जो किसके लिए बनाया गया था, घर के लोगों के लिए बनाया गया था। तो ऐसे लिख सकते हो आप, होम यूजर्स के लिए वो बनाया गया था। तो मैंने बोला था इसको आपने नोट कर लेना है। एग्जाम में या तो कई बार ऑप्शन दिया होता है एप्पल 2, अगर एप्पल 2 ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वहां पे लिखा होगा एल्टेयर। ठीक है, एल्टेयर शायद 8, आपके पास एल्टेयर 8800, ये मॉडल नंबर था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो जगह कम पड़ जाती है। ठीक है, एक तो ये या तो एप्पल 2 ऑप्शन में दिया होगा या तो अब यहाँ पे दिया होगा अल्टेयर 8800। तो दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा वो क्या बन जाएगा, आपके पास राइट आंसर बन जाएगा। तो ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया, तो छोटे मोटे जो चीज़ें होती है ना उनको तो आपने नोट कर ही लेना होता है। बाकी इसके अलावा आपको पता ही है 19 जब, क्योंकि यहाँ पे 1981 की हमने बात की कि आईबीएम ने पीसी उसको बोला था, तो ये भी आपने याद रखना है कि आईबीएम ने कौन सा पीसी इंट्रोड्यूस किया था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आईबीएम इंट्रोड्यूस्ड अ पर्सनल कंप्यूटर दैट रन ऑन द विंडोज बेस्ड सिस्टम। मतलब बेसिकली बात कर लेते हैं कि जो आईबीएम के द्वारा जो पर्सनल कंप्यूटर 1981 में बनाया गया था, जिसके बारे में हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कौन सा सिस्टम था, या फिर जो आईबीएम का पीसी था 1981 में बना था, तो उसके अंदर कौन सा सर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, जिसके बारे में आजकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा था वो, हमारे पास MS डॉस। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि MS डॉस सबसे पहले कौन सी कंपनी के कंप्यूटर में हमने इंस्टॉल किया था, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंस्टॉल किया गया था, तो वो सर हमारा आईबीएम का सिस्टम था, आईबीएम पीसी उसका नाम था। तो ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं इनको आपने ज़रूर कॉपी पे लिख लेना होता है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना कहीं पूछी ही जाती हैं। बाकी इसके अलावा IBM 5150 भी था, वो भी मतलब इसके थोड़े टाइम बाद ही आ गया था 1981 में। तो ये छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अस्काई स्टैंड फॉर। जब भी हम बात कर लेते हैं अस्काई की, तो अस्काई की मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहले तो यही मैंने आपको बताया था कि जब भी अस्काई एग्जामिनर पूछता है
तो वो आपसे और क्या-क्या चीज़ें आपसे चाहता है कि आपको पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ASCII सर हमारा 7 बिट का एक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 7 बिट का हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टर इनकोडिंग का तरीका होता है। समझ आ गया? इसका मतलब है ASCII इज़ द 7 बिट कैरेक्टर कोड। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सर हम ASCII यूज़ करते हैं, तो ASCII हमारे पास एक 7 बिट का कैरेक्टर कोडिंग का तरीका है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें सर हम असाइन करते हैं। असाइन क्या करेंगे आप? असाइन सर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। किस टाइप की वैल्यू? तो सर हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करते हैं। अच्छा बेटा, आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो? ये तो चलो मुझे क्लियर हो गया। तो आप मुझे ये भी तो बताओ ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आप दोगे किसे? कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिससे आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो कंप्यूटर की फॉर्म में। तो आप बोलेंगी सर आपके जो इंग्लिश भाषा में कोई भी लेटर्स होते हैं, कोई भी शब्द होते हैं, वो हो गए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नंबर्स भी हैं, जैसे मैथ के नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, वो हो गए। इसके अलावा सर जैसे आप इंग्लिश में पंक्चुएशन वगैरह यूज़ करते हो, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यूज़ करते हो, मतलब डॉट आप यूज़ करते हो, है ना? इसके अलावा कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड जो आप सिंबल्स हैं, उनको आप यूज़ करते हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम पंक्चुएशन का नाम दे देते हैं। तो जो पंक्चुएशन सिंबल हैं, इसके अलावा हमारे पास एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी करैक्टर है ना? तो वो सारे के सारे करैक्टर्स को हम क्या देते हैं? उनको सर हम क्या देते हैं? उनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? इसी को ASCII का नाम हम दे देते हैं। देखो ASCII यूज़ क्या है, क्यों किया जाता था? अब देखो जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ। मान लेते हैं ये आ गया आपका कंप्यूटर, ठीक है? ये आ गया आपका फ्रेंड का कंप्यूटर, है ना? अब मान लेते हैं कि आप रहते हो इंडिया में, आपका जो फ्रेंड है वो रहता है मान लेते हैं यूएसए में। अब इंडिया में हम क्या बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ सर मुझे हिंदी आती है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी में। आपका फ्रेंड है उसको क्या आती है? उसको आती है इंग्लिश, है ना? समझ गया यहाँ पे? अब क्या होगा कि जब मैं आपको कुछ मैसेज भेजूँगा, ठीक है? तो मैं आपको भेजूँगा नमस्ते। ठीक है, मैं आपको क्या भेजूँगा? नमस्ते। तो जब वो आपके पास आएगा, आपका कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाएगा, है ना? वो समझ ही नहीं पाएगा, तो आपको वो कुछ भी दे देगा। मान लेते उसने ऐसे करके दे दिया 1x2 5 9 4 ऐसे करके उसने उसको लिख दिया अपने अकॉर्डिंग, उसको पता ही नहीं है कि है क्या ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर हमारा कम्युनिकेशन का गैप आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? कम्युनिकेशन गैप हो गया। जैसे होता है ना कि ये बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे आप हमें समझा रहे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बाकी हमने कहीं और से भी पढ़ा तो हमें नहीं वो चीज़ें क्लियर हो पाती, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है थोड़ा बहुत। क्योंकि कई बार जो चीज़ें होती हैं हमें एज़ अ स्टूडेंट भी समझनी पड़ती हैं। लाइक अगर कोई चीज़ मैं आपको ना समझा पाऊँ तो मुझ में वो चीज़ अभी तक मुझे क्लैरिफ़ाई नहीं है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि लाइक जैसे मुझे समझ आ पाए, मैं उससे अकॉर्डिंग आप मतलब एक स्टूडेंट को कैसे समझ आ सकता है और कितने-कितने तरीके से उसका माइंड चल सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई मुझे, या फिर ये पॉइंट वहाँ पे नहीं रहा, क्लियर हुआ। तो ये क्या होता है? ये हमारे कम्युनिकेशन गैप होते हैं। तो वही चीज़ कंप्यूटर के साथ भी थी। कंप्यूटर अगर एक भाषा में अपनी भाषा में लिखूँ और दूसरा वो इंग्लिश भाषा में लिखे, तो वो तो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएँगे। तो अगर फिर तो वही क्या हुआ, एक डब्बा ही हुआ, तो वो डब्बे का हमें क्या फ़ायदा? तो हमें रिक्वायरमेंट क्या थी? हमें रिक्वायरमेंट थी कि एक कंप्यूटर हमारा दूसरे कंप्यूटर के साथ भी क्या कर पाए? ईज़िली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है? अगर मतलब यहाँ से मैं कुछ लिखूँ, मान लेते हैं यहाँ से मैंने लिखा हाय, तो ये कंप्यूटर भी समझ पाए कि आपने क्या लिखा है? हाय लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक कैरेक्टर सेट यूज़ करना पड़ता है। तो यही मैंने क्या लिखा है कि स्काई क्या था, एक हमारे पास 7 बिट का कैरेक्टर एन्कोडिंग का सेट था एक हमारे पास, कि जैसे मान लेते हैं आप अपना कंप्यूटर बनाओगे, तो आप भी क्या करोगे? आप जो कैरेक्टर कोडिंग है वो स्काई यूज़ करोगे। तो इसने क्या यूज़ कर ली? इसने भी स्काई यूज़ कर ली, और दूसरा जो पर्सन है इसने भी क्या कर ली? स्काई यूज़ कर ली। अब मुझे बताओ, ये भी स्काई समझता है, ये भी स्काई समझता है, तो मैं इसको कोई मैसेज लिखूँगा, तो ये भी उसको समझ पाएगा, ईज़िली इनकोड कर पाएगा, और जब भी ये मुझे मैसेज भेजेगा तो मैं भी क्या कर पाऊँगा? ईज़िली इनकोड कर पाऊँगा। तभी कंप्यूटर में हम अलग-अलग टाइप के जो हमारे पास एक कैरेक्टर सेट्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो हर एक जो कैरेक्टर सेट था, जैसे यहाँ पे हम हिस्ट्री में सबसे पहले कौन-सा पढ़ते हैं? स्काई पढ़ते हैं। तो स्काई जो कैरेक्टर सेट था, वो हमारा 7 बिट का हमारे पास क्या था? एक कैरेक्टर सेट था। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एज़ अ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे सर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना? इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो आपको नहीं पता होती है? लाइक
जैसे मैं बात कर रहा हूँ 7 बिट की, तो हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो किस में काम करता है, तो वो सर हमारा बाइनरी के ऊपर काम करता है। और जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, इसी में यूट्यूब में एक क्लास पढ़ी हुई है नंबर सिस्टम की डिटेल में, तो वहाँ पे मेरे को बताया था कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं उनका रेडिक्स या बेस वैल्यू कितना आता है, 2 होता है। मतलब हर एक जो बाइनरी हमारे पास नंबर सिस्टम होता है वो 2 यूनिक वैल्यू को बता सकता है। कौन कौन सी? या तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो भी हमारे पास बेस या रेडिक्स वैल्यू होती है, अगर हमें देखना होता है कि अगर हमारे पास 7 बिट्स हैं टोटल किसी कैरेक्टर सेट के अंदर, अगर हमारे पास 7 बिट हैं तो टोटल मैं कितने कैरेक्टर्स बता सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 कितना होता है कि पास? टोटल 128। बोलने का मतलब है अगर मेरे पास सर कंप्यूटर में 7 बिट्स हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितने हैं टोटल? 7 बिट हैं। ठीक है, 7 बिट मतलब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास कितने बिट है यहाँ पे टोटल? सर हमारे पास 7 बिट्स है हमारे पास ये। अब 7 बिट्स से हम कितने यूनिक डाटा को बता सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको चेक करने के लिए बट हमें जो हमारे पास बाइनरी की रेडिक्स वैल्यू होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग बिट्स होती है उनको क्या करना पड़ता है, पावर में लिख के कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 2 की पावर 7 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 4 5 6 और 7। तो जब हम 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मैंने क्या बोला, जो हर एक हमारे पास बिट होता है ना, हर एक बिट होता है वो कितनी वैल्यू दिखा सकता है, तो वो सर या तो हमें 0 दिखा सकता है या तो हमें 1 दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सभी में फॉलो होंगी, 0 1 0 1, मतलब जितने भी बिट हैं वो मुझे 2 यूनिक वैल्यू दिखा सकती हैं। तो इसका मतलब है मुझे टोटल यूनिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 128 कैरेक्टर्स हमें वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है अस्काई के अंदर कल को आपसे पूछा जाएगा कि कितने यूनिक करेक्टर या फिर कितने आप यूनिक नंबर आप दिखा सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर वी कैन प्रोड्यूस या फिर वी कैन डिस्प्ले द यूनिक 128 करेक्टर्स इन द अस्काई करेक्टर सेट। जो कितने बिट का होता है सर? हमारा 7 बिट का होता है। अब देखो वही चीज़ है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे हमारे पास पूछा जाता है हमारे पास 65 का। अब 65 का क्या होता है, वो हमारा कैपिटल ए होता है। अब 65 ये क्या है? ये तो सर आपने क्या लिख दिया, ये सर आपने हमारी डेसिमल वैल्यू लिख दी। अब मैंने आपको ये भी बताया हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है ना। आप क्या करते हो, आप किसी भी वैल्यू को आप क्या करो, 2 से डिवाइड करते रहो, है ना। 2 3 का 6, 2 2 का 4, कितना बच गया? 1 यहाँ पे, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसको लिखते जाएंगे। फिर वैसे ही आपका 2 1 का 2, फिर आपका कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। तो 2 7 का 14, है ना। फिर यहाँ पे कितना बच गया? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0, है ना। ये बेसिकली आपको ईजी वे में समझाने के लिए ही है कि इसका मतलब क्या होता है, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद 2, ठीक है, 2 8 का 16, कितना बच गया आपके पास? यहाँ पे 1 बच गया। फिर यहाँ पे सेम वही 2 4 का 8, कितना बच गया? रिमाइंडर 0 बच गया। फिर यहाँ पे 2 2 का 4, कितना बच गया? रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। उसके बाद यहाँ पे 2 1 का 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 1 का 2, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 0 बच गया। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे ऊपर तक। तो कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 65 का बाइनरी वाली कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 0, फिर यहाँ पे अगला 0, फिर अगला यहाँ पे ये 0, फिर यहाँ पे ये 1, फिर यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखो कितने करेक्टर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये 7 करेक्टर्स हैं, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे जब मैं इनको इस वे में लिख दूंगा। ठीक है, जब मैंने ये क्या कर दिया, मैंने 65 का डेसिमल वैल्यू मैंने ये लिख दिया, तो जब मैं कंप्यूटर के अंदर ये डाटा एंटर करूंगा, और मैंने कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है अस्काई का। और अस्काई के अंदर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कि जब मेरे पास बाइनरी का ये वाला डाटा आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश का मैं ए अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। तो ये पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द, एक तरीके से व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर कैपिटल ए, कि कैपिटल ए की अस्काई वैल्यू कितनी होती है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, तो वो 65 होती है। अच्छा, अब मैं कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओ, अस्काई ए का तो आपको लग गया पता,
ठीक है, आपने मैंने समझा दिया कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अस्काई में जो आपका 7 बिट का होता है उसमें जो आपका कैपिटल ए होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका जो नंबर होता है या फिर जो उसकी वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यू उस पाई की, वो 65 होती है। तो मैं आपसे डी की पूछूं, मुझे बताओ बेटा डी की कितनी होगी, है ना? तो आप क्या बोलेंगे, सर हमें नहीं पता। तो देखो बेटा कॉमन सेंस है ये, अगर 65 अगर आपकी ए की है तो 66 किसकी होगी, आपकी बी की होगी। 67 किसकी होगी, आपकी सर सी की होगी। और 68 किसकी होगी, आपकी डी की होगी। तो इसका मतलब है 68 आपका उस टाइम पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना? कुछ चीज़ें आपकी कॉमन सेंस पे भी चलती हैं, ऐसा नहीं है जो आपने चीज़ें रटनी है, रटने के लिए यहाँ पे नहीं आए यहाँ पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपके पास स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का आपका 97 होता है अस्काई कोड, ये भी आपने याद रखना है। चलो आपके लिए मैं एक होमवर्क भी देता हूँ, आप मुझे बताएंगे अस्काई कोड फॉर आपका कैपिटल टी है, मान लेते हैं कैपिटल जो स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल नहीं यहाँ पे, स्मॉल टी है आपका। आप मुझे बताएंगे इसका अस्काई कोड। अब ये आप मुझे बताएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी, और मुझे आप बताएंगे ये इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में भी। ठीक है, आप मुझे दोनों में बताएंगे कि डेसिमल में इसकी कितनी वैल्यू आती है और डेसिमल के इक्विवेलेंट उसकी बाइनरी कितनी वैल्यू आती है। मतलब मेमोरी में तो आपको पता है कंप्यूटर मेमोरी में क्या स्टोर होगा, वहाँ पे सर हमारा बाइनरी ही स्टोर होगा। पर एक्चुअल में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमेशा डेसिमल वैल्यू पूछी जाती है। तो आपको ए की यहाँ पे याद होगी, तो आप मुझे बताएंगे कि स्मॉल टी की डेसिमल और बाइनरी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने एक बार चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली ना तो काफ़ी बार आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक हमारे मैं आपको बताया था, हम ये क्या करते हैं कि यूनिकोड के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिकोड क्या होता है, जहाँ पे जितने भी हमारी विश्व में जितनी भी लैंग्वेज हैं, यहाँ पे तो स्काई के अंदर क्या था, स्काई के अंदर हमारी लिमिट थी कि हम बेसिकली 128 करेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था हमारे पास एक ना एक करेक्टर सेट आता है जिसका नाम होता है यूनिकोड। तो यूनिकोड भी क्या होगा, एक सर हमारा एक करेक्टर्स का सेट होगा, मतलब करेक्टर का एक ग्रुप होगा ऐसे समझ लो। पर ये कैसे करेक्टर का ग्रुप होगा, जहाँ पे सर हमारे जितने भी पूरे के पूरे हमारे अर्थ में जितने भी हमारे पास ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोबल जितने भी हमारे पास भाषाएं हैं, जितने भी हमारे पास क्या है लैंग्वेजेस हैं, तो उन लैंग्वेजेस का जितना भी हमारे पास कैरेक्टर सेट है या फिर जितना भी हमारे पास कैरेक्टर सेट होता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा कैरेक्टर सेट होता है, उसका नाम आता है यूनिकोड। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उनको भी क्या कर लेना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें हैं हमने पहले भी डिस्कस की हैं, जैसे EBCDIC के बारे में मैंने आपको बताया था कि IBM जो कंप्यूटर थे वो हमारे पास एक करेक्टर सेट आता था EBCDIC, वो बेसिकली हमारे पास 8 बिट का करेक्टर सेट था। पर इसको सबसे ज़्यादा किस कहाँ पे यूज़ किया गया था, जो हमारे पास IBM के कंप्यूटर्स थे वहाँ पे इसको काफ़ी बार यूज़ किया गया था। और IBM के स्पेशली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे ना, हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो ये छोटे मोटे पॉइंट हैं, इनको आपने ज़रूर कॉपी पे लिख लेना है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे रहता है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यूनिकोड मैंने आपको बताया ही था, ये 2 टाइप के आप पढ़ लेते हैं, या तो आप UTF-8 करके पढ़ लेते हैं यूनिकोड, या तो आप क्या कर लेते हैं UTF-16 करके पढ़ लेते हैं। तो 2 टाइप के करेक्टर फॉर्मेट्स होते हैं यूनिकोड के, तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड। ओके, यहाँ पे बात की है ऐसा कौन सा हमारे पास डिवाइस कंप्यूटर होता है जो यह करता है डिस्पेंस होता है विद द यूज ऑफ ए कीबोर्ड, है ना? तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए माउस का यूज़ करते हैं। अगर हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम किसका यूज़ करेंगे इनपुट देने के लिए, तो हम माउस का यूज़ करेंगे, है ना? है ना? तो माउस से हम क्या देते हैं, माउस से तो हम बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जितने भी कमांड्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस हम दे सकते हैं। बाकी माउस से हम क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि माउस बनाया किसने था। तो हम बात कर लेते हैं 1960s के आसपास की, तो वहाँ पे हमारे पास एक पर्सन थे, उनका नाम था डगलस डगलस एंगलबर्ट। इनके द्वारा क्या बनाया गया था, इनके द्वारा जो हमारे पास जो फर्स्ट माउस था वो कंप्यूटर माउस था वो बनाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और फिर मोस्ट पॉपुलर, जो मर्जी पूछा हो, मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस, उस टाइम पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम पे राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। हमेशा रखना है कि कीबोर्ड इज द असेंशियल डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सेम ऐसे ही होगा, मोस्ट यूज्ड
इनपुट डिवाइस फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर कीबोर्ड नहीं होगा, उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? उसका माउस इज द राइट आंसर। समझ आ गया? अगर पूछा जाएगा इन जनरल, तो इन जनरल सबसे ज़्यादा हम किसका यूज़ करते हैं इनपुट में? कीबोर्ड का। फिर पूछा जाएगा इन जनरल ग्राफिकल यूज़र में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे माउस आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जो कंप्यूटर का हमारा माउस होता है ना, अगर वैसे बात कर लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा आता है कंप्यूटर के माउस का। अगर माउस नहीं पूछा होगा तो एग्जामिनर ने पूछ लिया होगा ट्रैक बॉल का। अगर ट्रैक बॉल भी नहीं पूछा होगा तो पूछ लेगा जॉयस्टिक का। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? इन्हीं को हम समटाइम क्या बोल देते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी हम बोल देते हैं। और देखो पॉइंटिंग डिवाइस हम क्यों बोल देते हैं? कोई भी एक ऐसा डिवाइस, क्योंकि अगर आपकी कंप्यूटर की ये स्क्रीन है ना, आपने अगर मैथ पढ़ा है बेसिकली, अगर आपने 10th तक, हाँ बेसिकली 10th तक तो सभी ने मैथ पढ़ा ही होता है। होता क्या है, जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, ग्राफ, है ना? ग्राफ पढ़ाया जाता है ना आपको। ये आपका एक्स एक्सिस आता है, ये आपका वाई एक्सिस आता है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर भी क्या होता है? कंप्यूटर भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर काम करता है। ऐसे मान लेते हैं ये आपकी लाइंस क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस की आ गई सारी की सारी लाइंस, और ये आपकी लाइंस आ गई वाई एक्सिस की। डन। अब ये क्या मान लेते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटर देखते हो ना, तो आपको कंप्यूटर पे ये लाइनें दिखती नहीं है, जो ये वाली लाइनें होती है ये दिखती नहीं है। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं को हम ग्रिड लाइंस हम बोल देते हैं। ये आपको दिखती नहीं है पर ये होती हैं। और जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो सबसे छोटी आपको यहाँ पे पिक्सल दिखता है ना, जो सबसे छोटा बिंदु दिखता है, तो वो बिंदु आपका ये होता है। मान लेते हैं ये एक छोटा बिंदु, मैंने जूम कर दिया इसको, मैंने इसको जूम कर दिया, तो ये छोटा बिंदु मुझे अब इतना बड़ा दिखना लग पड़ा। तो अब इसको मैंने किस में किया था? पिंक में किया था ना, तो मैं इसको यहाँ पे पिंक कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आपका जो ये छोटा सा बिंदु है जो आपको वहाँ पे इतना छोटा दिख रहा है, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको इतना बड़ा दिखेगा एक बॉक्स के अंदर। तो जहाँ पे आप क्या करते हो, एक सिंगल डाटा को स्टोर करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन की, ठीक है, या फिर किसी भी डिस्प्ले यूनिट की। तो जहाँ पे हम सबसे छोटे एंटिटी में डाटा स्टोर करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम पिक्सल का नाम देते हैं। और पिक्सल की फुल फॉर्म क्या आ जाती है हमारे पास? पिक्चर एलिमेंट हम इसको बोल देते हैं। अब होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस की, तो जैसे मान लेते हैं आपने क्या पढ़ा है, आपने कंप्यूटर में या फिर बेसिक मैथ में आपने पढ़ा है कि सर हमारे पास ये होती है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होती है हमारे पास? सर ये लाइन आ जाती है हमारे पास वाई एक्सिस की। ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक मैथ में। अब यहाँ पे क्या होता है? सर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है बचपन में कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 वैल्यू होती है, यहाँ पे 3 होता है। वैसे यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है ना? वैसे यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या होता है? यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 1 2 एंड 3। अब होता है क्या है, अब ये आपने कहाँ पढ़ा होगा मैथ में? जब आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं मैथ कहीं कहीं काम नहीं आता है, तो हर एक चीज़ में मैथ हमारा काम आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो होता है क्या है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का माउस है वो यहाँ पे है, आपका जो कंप्यूटर का माउस यहाँ पे है। अब ये कौन सी पोजीशन है? तो यहाँ पे क्या करता है, जो आपका माउस है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लेते हैं इसका जो पोजीशन है माउस की, अब वो यहाँ पे इस जगह पे है कहीं पे, ये वाली जगह, और यहाँ से ये 2 के पास है। तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस की उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स एक्स की उसकी वैल्यू 2 है, जबकि वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू कितनी है? तो मान लेते हैं ये बीच का जो पॉइंट है ये हमारे पास कितना है? 2.5 है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये इनपुट लेगा। ठीक है, जैसे हम माउस की मूवमेंट करते हैं ना, तो ये इनपुट जाता है हमारे सीपीयू के पास, तो सीपीयू उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देता है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, वो आपका जो माउस का कर्सर है वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाने का काम करता है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या कर दिया, आपने इस माउस को उठा के लेके चले गए कहाँ पे? यहाँ पे। मान लेते हैं आपने इस माउस को यहाँ पे लेके चले गए। इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे फिर से वही होगा। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 आ गई, एक्स एक्स सॉरी एक्स एक्स की आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -3 आ गई, और वाई एक्सिस की कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पे इनपुट क्या जाएगा? -3 और 3, कि एक्स एक्सिस की आपकी वैल्यू -3 है, जबकि आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 3 है ना? तो इससे क्या होगा, आपका जो माउस पहले यहाँ था वो माउस कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं बेसिकली मैथ में, तो वो एक्चुअल में यहाँ पे भी यूज़ होती हैं।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी पूरी की पूरी आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि तभी हम क्या बोलते हैं, हर एक जो छोटी चीज़ होती है उसको ग्रिड में तोड़ा होता है। ग्रिड मतलब हम पिक्चर में उसको पिक्सल्स में उसको तोड़ देते हैं, और हर एक पिक्सल पे जब हमारा माउस जाता है तो वहाँ पे क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, कैसे वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से करके आपने ये छोटे मोटे पॉइंट है बट सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने क्या कर लेना है, नोट करके लिख लेना है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है फिर भी तो काइंडली आप फिर से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो धीरे-धीरे करके हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MCS 80 इज़ बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड इंटेल। तो यहाँ पे बात की है कि हमारे पास एक माइक्रो कंप्यूटर था इंटेल का, उसका नाम था MCS 80। ये किस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था? तो ये हमारे पास सर 8080 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था। हमेशा याद रखना है कि ये हमारे पास क्या था, एक एक डिज़ाइन किट थी ये हमारे पास, जो इंटेल का MSC 80 था ना, ये एक हमारे पास क्या थी, एक डिज़ाइन किट थी। अब देखो डिज़ाइन किट हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर क्यों हम बताते हैं, है ना? बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी डिज़ाइन किट की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसे होता है जैसे मान लेते हैं कि मुझे आपको कंप्यूटर के अंदर के बारे में बताना है कि कैसे-कैसे कंप्यूटर हम अलग-अलग चीज़ें जोड़ते हैं, कैसे वो कनेक्शन अगर जाता है। मतलब मैं क्या करूँगा, एक आपको पूरी की पूरी किट दे दूँगा, ठीक है? उस किट में अलग-अलग चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप क्या करेंगे, इन सभी अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कैसे हमारा अंदर का सिस्टम है वो वर्क करता है। तो इस जो सिस्टम था या फिर जो ये किट थी, इस किट के अंदर हमारे पास 8080 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर डला था, और इसको एक्चुअल में अगर बात बात की जाए तो इंटेल जो MSC सीरीज़ थी या फिर MCS जो सीरीज़ थी, ये हमारे पास बेसिकली मेजॉरिटी थी किसकी, डिज़ाइन किट की। तो ये डिज़ाइन किट इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था हिस्ट्री में ही, जैसे मैं आपको बताया था अल्टेर 8080, जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हमने जो एक एप्पल 2 मैंने बताया था ऊपर, और एक मैंने आपको बताया था अल्टेर 8080, तो जिसका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे, जो मोस्ट वाइडली हमने मतलब एक तरीके बिक्री हुई थी उनकी सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे पास ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि 8080 यहाँ पे यूज़ किया गया था। बाकी और क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसका तो ये बन सकता है इंपॉर्टेंट। अब देखो 8080 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सब्जेक्ट भी दे रखा है आपके सिलेबस में, क्या दे रखा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो 8080 भी क्या है हमारे पास, है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ही अंदर आता है। जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो 8085 का क्वेश्चन बन जाता है कि दुनिया का या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? 8 बिट का हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था, तो वो कौन था, वो हमारा सर इंटेल का 8080 था, ठीक है? इंटेल 8080। बाकी देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो वर्ल्ड का फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन था, हमारे पास इंटेल का ही था, पर उसका मॉडल कितना था, फोर, ठीक है, 40, एक सेकेंड, 4004, जो कितने बिट का था हमारे पास, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 8 बिट का इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 16 बिट का इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो कितने बिट का था, 16 बिट का था, तो वो कौन था हमारे पास सर, 8086। तो इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी बेसिकली ये किस कंपनी का था, ये भी हमारा इंटेल का ही था। तो पूछा जाएगा कल को कि इंटेल जो हमारे पास 8086 माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने बिट का था, तो आपको पता होना चाहिए वो सर हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। डन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने क्या कर लेना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, धीरे धीरे करके जो चीज़ें और हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम इतना लिखते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं धीरे-धीरे कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं, पर जैसे मुझे कुछ चीज़ याद आती है या फिर कुछ चीज़ें रिमेंबर होती है तो मैं आपको साथ-साथ में लिखवा देता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच इज़ द मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज फॉर द जीईसी 4080 सीरीज़ मशीन। इनके लिए हम क्या यूज़ करते थे हम इसके लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऐसी कौन-सी मशीन्स थी जो हाई लेवल लैंग्वेज ओरिएंटेड थी फॉर द
GEC 4080 सीरीज मशीन। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि सर दीज आर टोटली मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे पास कौन थी यहाँ पे? बेबेज हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बेबेज एक स्पेशल हमने एक कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई थी, जो क्या थी हमारे पास? एक मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मतलब बोलने का मतलब है कि जो ये मेरा कंप्यूटर था, कौन सा कंप्यूटर था? मेरा GEC 4080। जैसे ये मेरा कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर के लिए हमने एक अलग से एक अच्छी सी नई हाई लेवलिंग बना दी। मतलब इतने बंदे उस टाइम पे मतलब इन्वेंशन करने के लिए इतने प्रेरित थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कंप्यूटर तो बनाया, पर इस कंप्यूटर को बोला हम अपनी लैंग्वेज से चलाएंगे इसको। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इंस्पिरेशन ली। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे चार्ल्स बेबेज थे ना, कि फादर ऑफ हमारे कंप्यूटर, उन्होंने बोला कि हम उनके नाम से ही क्या कर देंगे, इस सीरीज के लिए अब अलग से लैंग्वेज बना देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या बना दी, एक मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको ना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर दी इन्होंने, बना दी। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो राइट आंसर पता ही है आपको। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था? इसका नाम था सर बैपेज। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखो ये सारी कहाँ पे यूज़ की गई थी, या फिर जो GEC है ये हमने कहाँ पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो GE जो सीरीज थी ये बेसिकली टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर्स थे, है ना। मिनी कंप्यूटर आपको पता है ना, जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहाँ से हम एक मतलब छोटा मोटा, अगर हमारे पास एक छोटी मोटी कंपनी है, उस कंपनी में मान लेते हैं 30-40 अगर हमारे पास अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उनको हम चला सकते हैं। फिर अलग अलग स्टेशन हैं। तो एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो कितने सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 32 स्टेशन होते हैं, उनको वो रन कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, GEC जो सीरीज थी वो मिनी कंप्यूटर की सीरीज थी। और ये कौन से मतलब कंट्री की थी? तो ये हमारे पास जो ब्रिटिशर्स थे उनकी थी ये, ठीक है। जो हमारे पास अंग्रेज थे ना, जिन्होंने हम पे बेसिकली राज किया गया था ना, तो ठीक है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इनकी वो कंपनी थी मिनी कंप्यूटर। तो उन्होंने क्या किया था, अपने एक अलग से लैंग्वेज बना दी थी, चार्ल्स बेबे से प्रेरित होकर। इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं, है ना। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? तो लाइक और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि जो चार्ल्स बेबेज थे, तो इन्होंने, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे पास जो दो मेन कंप्यूटर बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। तो जो एनालिटिकल इंजन था, इसी की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। तो छोटे मोटे पॉइंट हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हुए, तो अभी के लिए हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट, रिपेयर और इन्हांसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स इज नोन एज। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम सॉफ्टवेयर टूल या फिर प्रोग्रामिंग टूल हम बोल देते हैं। सिंपल बोलने का मतलब है कि सर हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बनाए ही जाते हैं, किसके लिए? ताकि हम कोई और चीज़ बना पाएँ, या फिर एग्जिस्टिंग चीज़ को रिपेयर कर पाएँ, या फिर जो अदर प्रोग्राम्स हैं मेरे पास उसको हम क्या कर पाएँ, इन्हांस कर पाएँ। तो इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर टूल हम इसको बोल देते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल ना बोल के ना, इसको हम एग्जैक्ट अगर नाम बताऊं तो इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम बोल देते हैं। ये इसका राइट आंसर आना चाहिए था वैसे, पर इन्होंने नहीं लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द सॉफ्टवेयर टूल्स। और सॉफ्टवेयर टूल हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अब जैसे कंप्यूटर मैंने आपको बताया, हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, हमारे सिस्टम को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हमारे सिस्टम को रिपेयर करते हैं, हमारे सिस्टम को मतलब कोई एरर वगैरह आता है तो उसको हमें बताने का काम करते हैं। तो अगर एग्जांपल आपने लिखने का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, तो लाइक जैसे आपके कंपाइलर्स होते हैं, मैंने बताया था ना, कंपाइलर इज़ द एग्जांपल फॉर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमारे पास जैसे हम विंडोज़ की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जैसे डिबगर करके आता है एक विंडोज़ में। तो डिबगर भी एक हमारे पास क्या बन जाता है, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास IDEs होती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में अगर कोई कमी है उसको डिबग कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कि हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। बाकी हमेशा अपने छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं इनको आपने हमेशा नोट करके लिखना होता है।
हाँ, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। जैसे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इसके अलावा जो भी हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये सारे किसके एग्जांपल आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को चलाने का काम करे। बस आपने ये समझना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को चलाने का काम करे। तो हार्डवेयर में क्या आ सकता है, तो सर हार्डवेयर के अंदर हमारा जो डब्बा कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर आ सकता है हमारे पास। इसके अलावा सर हमने मार्केट से क्या लेकर आए, हम मार्केट से प्रिंटर लेकर आए, स्कैनर लेकर आए, जो भी चीज़ें वो हम लेकर आए, है ना। तो इनको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है। उसी सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे सिस्टम को चलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अब देखो आपने अपना कंप्यूटर लेकर आए, कंप्यूटर में आपने बाहर से प्रिंटर यहाँ पे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। तो जब आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे क्या इंस्टॉल होता है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम आता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर इज द टाइप ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे। तो आप बोलेंगे कि सर डिवाइस ड्राइवर मतलब वो मेरे डिवाइस को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है ना। तो डिवाइस क्या है, मेरा डब्बा है ना। इस डब्बा का मतलब हार्डवेयर है वो, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ड्राइवर चाहिए होता है। तो मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये मेरे सिस्टम को चला रहा है ना, तो ये मेरा सर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। डन। तो ऐसे करके आपने चीज़ें समझनी होती है, रटनी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार अगर आप चीज़ अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो वो आपको पूरी लाइफ याद रहेगी, है ना। तो ऐसे करके आपने चीज़ें ये सारी अंडरस्टैंड करनी है। तो आज के लिए जो हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू अ कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बैकिंग स्टोरेज हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब वही बोलने का मतलब है कि आप क्या करते हो कि जो आपकी एग्जिस्टिंग मेन स्टोरेज होती है, मेन स्टोरेज मतलब क्या होती है, लाइक जैसे मान लेते हैं कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टोरेज होती है उसमें आपकी स्टोरेज फुल हो रही है, तो उस स्टोरेज फुल होने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें बैकअप में रखनी पड़ती है, स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। तो बैकअप स्टोरेज हम क्या बोल देते हैं, बैकअप स्टोरेज को हम बोल देते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जो हमारे पास मेन स्टोरेज है, आप सभी को पता है मेन स्टोरेज कौन सी होती है। मेन स्टोरेज सर हमारी प्राइमरी मेमोरीज होती है, लाइक जो हमारे पास रैम होती है। तो रैम हमारी मेन स्टोरेज होती है। मतलब रैम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर का जो भी काम होता है, ठीक है, एनी वर्क, तो वो सारा का सारा काम हमारा कहाँ होता है, हमारी मेन मेमोरी के ऊपर होता है। पर क्या होता है कंप्यूटर में, आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती है जहाँ पे आपको मेन स्टोरेज को यूज़ करने के अलावा भी आपको डाटा परमानेंटली स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बैकिंग स्टोर का यूज़ करना पड़ता है। और बैकिंग स्टोर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को ही समटाइम क्या बोला जाता है एग्जाम में लिखा जाता है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरीज होती हैं जिनको हम ऑक्सिलरी मेमोरीज के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में एग्जांपल क्या हुए, ये सर हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, ये उसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव, सर ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा सर हम हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक टेप आ जाता था, तो वो इसका एग्जांपल हो गया। अगर और हिस्ट्री में चले जाते हैं तो सर हम मैग्नेटिक ड्रम की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी किसके एग्जांपल हो जाते थे हमारे, जब हम डाटा वगैरह को कहाँ पे क्या करते थे, स्टोर करते थे। रख यहाँ पे हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं, रैम में तो हम डाटा क्या करते हैं, हम वॉलेटाइल में स्टोर करते हैं, मतलब हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास, वॉलेटाइल स्टोरेज हमारे ये हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं। पर जो सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं, ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, नॉन वॉलेटाइल। मतलब क्या होती है, नॉन नहीं, मैं वॉलेटाइल नहीं हूँ, मतलब मैं क्या करूँगी, डाटा को परमानेंटली स्टोर करूँगी। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, पर नॉन का मतलब क्या होगा, नहीं, मैं डाटा को अब क्या करूँगी, परमानेंटली स्टोर करूँगी। तो टेक्निकल नाम्स होते हैं, इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये सारी छोटे मोटी चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी क्या कर लेना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक, मैंने जैसे आपको पहले होमवर्क दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे को सिंपल सा है कि यहाँ पे होमवर्क दूँ, आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से एक होमवर्क देता हूँ, इसी से मिलता जुलता है, तभी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अगर आपको फिर भी नहीं लगता है पता, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, जब आप ना वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं,
वर्चुअल मेमोरी, है ना? ये कहाँ पे पढ़ते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हैं। तो इसमें वर्चुअल मेमोरी में फिल इन द ब्लैंक इज द फाइल ऑन द हार्ड डिस्क that acts like as temporary टेम्परेरी रैम। ठीक है, टेम्परेरी रैम और टेम्परेरी मेन मेमोरी। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे कि हमारे पास जो वर्चुअल मेमोरी जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी फाइल होती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो एक्ट करती है, मतलब बिहेव करती है किसकी तरह? हमारी रैम की तरह या फिर हमारी मेन मेमोरी की तरह वो बिहेव करती है। ठीक है, तो इसका आप मुझे राइट आंसर बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ लो कि अगर एग्जामिनर को ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन डालना होगा तो वो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रेफर करेगा, है ना? तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे, एंड इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर नहीं आपको समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना, काइंडली आप उनको ज़रूर नीचे कमेंट किया करें। देखिए, जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जितनी आप चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, तो यही चीज़ें हैं जो आपको औरों से बेहतर बनाएँगी, है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।